गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम बीएड और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ और एचटेट सीटेट की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवर शाइनिंग स्टार टारगेट टू गोल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का पता चल सके। अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आप हर एक टेस्ट को क्लियर कर सकेंगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकेंगे और अपनी एक नई पहचान बना सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो कीप ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर टू जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आंकलन। तो आज इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से, ये है एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसका एक्ट 2005 है। अब हम पढ़ते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या किस लिए ये जरूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा में चिंतन किया गया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में सुधार किया जाए। इसका मतलब ये है कि पहले मानव संसाधन जो मंत्रालय है हमारा, और उसमें एक सभा बुलाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी बात के ऊपर चर्चा किया गया था। और ये भी बोला गया था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर 2000 में कुछ चेंज किया जाए या उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो सबसे कह रहा है कि 14 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक 14 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2004 तक 4 में बुलाई गई सभा में निर्णय लिया गया था कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। ये सभा 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2004 में बुलाई गई थी और इसमें ये निर्णय लिया गया था कि 21वीं शताब्दी का जो भी हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसको तैयार किया जाए। और इसकी जो अध्यक्षता थी, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था उसमें प्रोफेसर जो यशपाल थे उसकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की। इसके लिए मंसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलांग, ये 5 राज्यों के अंदर ये सभा की गई थी। पहला है मंसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलांग, ये हमारे 5 राज्य थे जिसके अंदर सभा की गई थी। और सभा करके नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार किया गया था। इन 5 जगह पे ये सभा की गई थी और इस सभा में नया पाठ्यक्रम 2005 है वो तैयार कर दिया गया था। इस पाठ्यक्रम के अंदर सभी NSERT के जो सचिव थे सभी देश के सभी परीक्षा बोर्डों का सहयोग लिया गया था। इसके अंदर जो हमारे देश के जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं उनकी सभी की हेल्प ली गई थी, उनकी सभी की सहायता ली गई थी और उनकी सहायता से ही हमने ये NCF 2005 है वो तैयार किया गया था। उसके बाद इसमें गहन अध्ययन करने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और लोगों से विचार विमर्श करके, तर्क वितर्क करके इस पाठ्यक्रम को सुझाव का ध्यान रखकर 2005 का जो पाठ्यक्रम था वो तैयार किया गया था। अब देखो इसके अंदर क्या क्या सुझाव दिए लोगों ने। तो सबसे पहला तो ये कहा गया था कि जो संविधान में सुधार करके, मतलब जो हमारा संविधान है उसमें परिवर्तन करके हम प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो भी दिशा निर्देश हैं, कोई अधिकार की अपेक्षा बल्कि मूल अधिकार पे ध्यान दो और इस पाठ्यक्रम के अंदर मूल अधिकार को शामिल करो और साथ में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य कर दो। पहले में तो यही कहा था कि संविधान में सुधार करके और जो भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी उसके दिशा निर्देश के अधिकार की अपेक्षा इसके अंदर मूल अधिकार को शामिल करो और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दो। सेकंड है कि इसमें परंपरागत विरासत के अनुसार जो आधुनिक संस्कृति थी और जो प्राचीन संस्कृति थी दोनों ही इस पाठ्यक्रम में समन्वय स्थापित किया जाए। मतलब कि जो प्राचीनतम संस्कृति थी वो और जो अब आधुनिक संस्कृति है इन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाए, दोनों को ध्यान में रखा जाए। थर्ड है हमारा कि जो पाठ्यक्रम है वो लचीला बनाया जाए जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन और वातावरण के अनुसार उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। मतलब हमारा जो NCF है या पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो। लचीले का मतलब होता है जिसको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ज़रूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकें। उसके बाद है हमारा
फोर्थ है प्रजातांत्रिक सफलता के लिए नागरिकों को दिशा निर्देश और मूलाधिकारों, कर्तव्य और प्रजातांत्रिक भावनाओं के विकास में भी सिद्धांतों में समावेश करना चाहिए। हमें अपने इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो हर एक नागरिक के जो दिशा निर्देश हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं और उनके जो भावनाएं हैं, उनका विकास करना चाहिए। वो सारी बातें भी इस पाठ्यक्रम के अंदर डाली जाए। फिफ्थ है हमारा कि जो पाठ्यक्रम में है वो सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है। जो पाठ्यक्रम है हमारा वो सतत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर साल हर कुछ सालों के अंदर इसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। फिर हमारा इसके अंदर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, पाठ्यक्रम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमें मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सतत होना चाहिए, हमेशा लगातार चलने वाला होना चाहिए। उसमें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति आदि का उसके अंदर ज्ञान और मूल्यांकन होना चाहिए। फिर है हमारा सिक्स्थ पॉइंट कि महिला, अनुसूचित जाति, जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं वो, और अनु जनजाति और जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनको सभी को शिक्षा है वो समान अवसर, शिक्षा के जो है वो समान अवसर सभी को दिए जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र, धर्म, जाति का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाए। इसके अंदर जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, पिछड़े आर्थिक वर्ग के जो लोग हैं, धर्म के कारण, जाति के कारण, इन लोगों के अंदर पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा सेवंथ पॉइंट कि पाठ्यक्रम को लचीला और व्यापक बनाया जाए। कक्षा कक्षों के बाहरी ज्ञान, समाज, समुदाय, खेल का मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहयोगी कार्यक्रम आदि को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट विषय ही नहीं, बल्कि इसके अंदर कक्षा कक्ष से मतलब विद्यालय से बाहर का ज्ञान भी, समाज का, समुदाय का, खेल आदि का, सांस्कृतिक का आदि इसके अंदर सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। फिर हमारा कि पाठ्यक्रम को अब उत्पादन, व्यवसाय और रोजगार के साथ और रोजगार परक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा के बाद जो लोग हैं वो बेरोजगार ना रह सके। मतलब पाठ्यक्रम के अंदर हमें व्यवसाय से संबंधित, उत्पादन से संबंधित और और रोजगार परक आदि से संबंधित शिक्षा भी इसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर शामिल की जानी चाहिए, जिससे लोग पढ़ने के बाद बेरोजगार ना रह सके। और इस पाठ्यक्रम में जैसे कृषि से संबंधित, फल से संबंधित, बागवानी से संबंधित, सब्जी से संबंधित, कार्य अनुबंध, हस्तकला आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा कि पाठ्यक्रम की कार्यशालाओं में लघु उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थानों, अनुसंधान केंद्रों, देश विदेश की संस्था, शिक्षण, समस्या का भ्रमण, एक दूसरे का प्रांत, विदेशी भ्रमण आदि का भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से संबंधित ही नहीं बल्कि शिक्षा के बाहर भी ज्ञान हो सके उनको और उनका विकास हो सके। उसके बाद है हमारा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक विकास, अनुसंधान, वर्कशॉप, तकनीकी, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, आणविक शक्ति आदि का भी सदुपयोग कर सके, जिससे कि देश अपने राष्ट्र का विकास कर सके, फिर अंतर्राष्ट्र का विकास कर सके और धीरे धीरे ताकि विश्व में शांति बनी रहे, विश्व का विकास हो सके आदि को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। आई होप आपको एनसीएफ समझ आ गया। अब हम आगे बात करते हैं इसमें एनसीएफ के अंदर कि एनसीएफ को 3 भागों में बांटा गया है। एनसीएफ सबसे पहले हमारा विद्यार्थी, स्टूडेंट, फिर है हमारा टीचर मतलब शिक्षक, और फिर है हमारा पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं कैरिकुलम। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम बालकों के संपूर्ण विकास हेतु पाठ्यक्रम वस्तु और दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए। भाई देखो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी विद्यार्थियों को, बालकों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं के रुचि और उन्हीं के इमोशनल, उन्हीं की मनोवृत्ति के आदि के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद है दूसरा कि पाठ्यक्रम में वो बच्चों की आयु के और रुचि और क्षमता के अनुसार उसको निर्धारित किया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। थर्ड है हमारा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि मानव का उद्देश्य सांस्कृतिक और सभ्यता का अनुभव द्वारा नई संस्कृति से समन्वय हो सके और अपने पूर्वजों के अनुभव का लाभ उठाया जा सके। अगर बच्चे हैं उनको अगर आधुनिक संस्कृति का ही बारे में पता होगा और अगर उनको प्राचीनतम संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा तो ये गलत है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राचीनतम संस्कृति भी और आधुनिक संस्कृति भी है, दोनों को ही इसके अंदर शामिल किया जा सके और उनका लाभ उठाया जा सके। पाठ्यक्रम में बालकों का मातृत्व, उनके मित्रता, उनकी सहयोग, उनका अनुशासन, उनकी सहानुभूति, उनकी सहनशीलता आदि के गुण भी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि उनका चरित्र का निर्माण हो सके। फिर है कि पाठ्यक्रम को विषयों के साथ साथ उनके शैक्षणिक प्रक्रियाओं में भी उनको समन्वय के साथ बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ विषयों का ज्ञान ही नहीं बल्कि शैक्षणिक
प्रक्रियाओं का भी समन्वय होना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि बच्चों को विषयों के साथ साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान हो सके। फिर हमारा पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज समुदाय के प्रति व्यवहारों और कर्तव्यों को दिशा निर्देश देकर मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करने की भावनाओं की जागृति हो सकती है, जिसमें जाति पाति धर्म क्षेत्रवाद भेदभाव दूर करके अमीर गरीब की जो खाई है उसको हम दूर कर सके। इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में समाज के बारे में, समुदाय के बारे में और प्रति व्यवहार और दिशा निर्देश के बारे में, जाति पाति में भेदभाव धर्म आदि को लेकर भी बच्चों के अंदर जो भेदभाव है अमीर गरीब का वो दूर हो सके। उसके बाद है बच्चों को बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और उत्पादन क्षेत्र से भी जोड़ना चाहिए। बच्चा है उसको बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ उसके जो रियलिटी लाइफ में उसका व्यवहार है उसमें उससे संबंधित शिक्षा भी दी जानी चाहिए, साथ में उसके उत्पादन क्षेत्र से उसको जोड़ना चाहिए, ताकि वो स्वरोजगार को बढ़ाकर और अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके और लोगों का सम्मान कर सके और एक सुखी जीवन जी सके। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम में विज्ञान का विकास और नए अनुसंधान को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विकास में भागीदार बन सकें और अपनी सुख समृद्धि और प्रतिष्ठान और अपना मान सम्मान बढ़ा सके। पाठ्यक्रम में विज्ञान का भी और अनुसंधान दोनों को ही शामिल किया जाना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय में उसकी भागीदारी बढ़ सके और उसको सुख समृद्धि प्राप्त हो सके और वो अपनी एक नई पहचान बना सकते और अपना मान सम्मान बढ़ा सके। उसके बाद है हमारा कि पाठ्यक्रम के अनुसार मातृभाषा और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा है, उनके संबंधों को बढ़ाने का व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अंदर हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उनको इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा 10th कि कंप्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से देखकर अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील देशों में सम्मिलित कर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसमें है जो भी हमारी कंप्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से देकर देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील देशों में सम्मिलित कर राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमें कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित ज्ञान है वो भी इसके अंदर विषय है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोग हैं वो जिससे लोगों का और राष्ट्र का विकास हो सके। फिर हमारा कि महिलाओं को मान सम्मान और सम्मान अधिकार देने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब कि महिलाओं को मान सम्मान दिया जाए, महिलाओं को सम्मान बढ़ाया जाए, जिससे लड़कियों के लिए अलग विद्यालय, अलग महाविद्यालय, अलग विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे कि वो अपने जीवन योग्य विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देकर अपना सर्वांगीण और अपने देश का विकास कर सके। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा NCF है 2005 में अधिगम में आंकलन के लिए सुधार कि हमें क्या क्या सुधार हुए। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो प्राचीनतम विचारधारा थी, शिक्षा प्रणाली थी, वो बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों पर फेल होने का भूत सवार था। सब लोग ये चाहते थे कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कामयाब हो ही नहीं सकते, हम इस टेस्ट को क्लियर कर ही नहीं सकते। लेकिन और बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था, बच्चों को फिजिकल और टॉर्चर किया जाता था, जिससे बच्चे हैं वो डरे रहते थे और उनके अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर डर था। लेकिन अब जो हमारा नया पाठ्यक्रम 2005 है वो दोषपूर्ण प्रणाली को दूर करता है और ये ऐसा पाठ्यक्रम है जो सतत और निरंतर और व्यापक रूप से इसका मूल्यांकन किया गया है और उसके आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाकर और फिर जो बच्चों के अंदर टेंशन थी कि हम नहीं कर सकते उस चीज को इसने समाप्त किया है, दूर किया है। और नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी मानवता अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कि नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में ये भी सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परंपरागत पद्धति को बदलकर नई मूल्यांकन विधि और ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अंदर ये कहा है कि 2005 में ये भी सुझाव दिया गया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी पुरानी पद्धति को बदलकर बल्कि नई मूल्यांकन पद्धति और ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें यह भी कहा है कि बच्चों को बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी परिचित करवाया जाए और जिसमें दैनिक उपस्थिति, बच्चों की प्रेजेंट और मौखिक टेस्ट और रिटन टेस्ट और वार्षिक जो टेस्ट होते हैं हमारे हाफ ईयरली एनुअली और उनको ग्रेडिंग सिस्टम के साथ जोड़कर और नया परिणाम तैयार किया जाए, जिससे विद्यालय और शिक्षक और विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए फायदेमंद हो। उसके बाद हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा पाठ्यक्रम को ज्ञान को परखने और जांचने और सफलता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन लाया जाए। कह रहे हैं कि अगर हमें 2005 NCF के अंदर ज्ञान को परखना है या जांचना है या सफलता का पता करना है तो हमें मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन लाना होगा। फिर कह रहे हैं कि परंपरागत पद्धति पहले क्या था कि निबंधात्मक प्रश्नों का केवल सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रमों में और कक्षा तक ही उसके अंदर शामिल था, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा संकुचित था। मतलब
जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे पहले, जो निबंधात्मक प्रश्न थे, वो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम और कक्षा कक्ष तक ही सीमित था, और उसका जो क्षेत्र था वो लिमिटेड था, क्योंकि वो कक्षा कक्ष तक ही सीमित था। लेकिन अब उसका जो क्षेत्र है वो निरंतर है, व्यापक है और विस्तृत बन गया है, जिसमें पाठ्यक्रम के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न, हमारे जो वेरी शॉर्ट प्रश्न होते हैं, शॉर्ट्स प्रश्न, हमारे एमसीक्यूज और हमारे लॉन्ग प्रश्न, फिलअप्स हो गए और आदि ओरल टेस्टेज हो गए, इन सब चीज़ों का भी मूल्यांकन किया जाने लग गया। अब कह रहे हैं जिससे विद्यार्थियों का समस्त प्रक्रियाओं में भी सहयोगी और क्रिया का मूल्यांकन करके वो वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे परिणाम लाके अपना विकास कर सके और देश का नाम रोशन कर सके। फिर कहना है कि राष्ट्रीय नेशनल फ्रेमवर्क 2005 के तहत लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना तभी संभव था जब शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व आपको पूर्णतः तैयार कर ले। कह रहे हैं कि नेशनल फ्रेमवर्क के तहत शिक्षा का उद्देश्य हम तभी पा सकते हैं जब हमें उस चीज़ से पहले, उस सब्जेक्ट से पहले थोड़ी बहुत नॉलेज पहले हमें खुद होनी चाहिए। हमें अपने आप को उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए तैयार करना पड़ेगा, जो केवल आंकलन और तकनीकों की ही समझ नहीं हो, बल्कि अपितु मूल्यांकन हेतु भी उपकरणों तथा मानकों की भी समझ हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ केवल आंकलन तकनीकों का ही नहीं, बल्कि हमें आंकलन की तकनीकों का ही नहीं, बल्कि हमें पहले से ही अपितु हमें जो भी हमारी जो उपकरण हैं, जो भी हमारे मानक हैं, उनको समझ लेना चाहिए। उसके बाद फिर कहता है हमारा कि जो हमारा एनसीएफ है उसके अंदर यह भी आवश्यक है कि जो वो आंकलन एनसीएफ 2005 के अनुसार यह भी आवश्यक हो गया है कि विद्यालय की जो आंकलन की जो वृद्धि है वो तेजी से कदम बढ़ाई जा रही है। उसके बाद है आंकलन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हमारी, और इसके अंदर हमारे क्यूज हो गए, वर्तनी हो गई, परीक्षा हो गई आदि को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। आई होप कि आपको एनसीएफ क्लियर हो गया है, आप इसको पढ़ लेना, और कुछ समझना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।